खेल को खेलें, तभी आप जीत और हार का मुकाबला समझ पाएंगे। पर विधानसभा चुनाव में कुछ अलग ही राजनीति चल रही है। यहाँ पर तो खेलने ही नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी, जो शिवसेना से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, तो सर पूरा वाक्य बताइए कि आपका पर्चा किस तरह टेक है। मोहित जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस बात के लिए, क्योंकि आपने बड़ा कीमती समय मेरे को दिया और मेरी पीड़ा, मेरे शहर की पीड़ा, मेरे समाज की पीड़ा, नोएडा की पीड़ा को आपने अपने दिल से महसूस किया है। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि मेरा एक नारा था, विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा। और क्योंकि मैं शहर में 42 साल से रह रहा हूँ, 42 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, पत्रकार भी हूँ, तो मुझे यहाँ के नस नस, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के बारे में एक अच्छा ज्ञान है। इसको लेकर के मैं आगे बढ़ा कि भाई विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय एमएलए जो हैं इस समय वो यहाँ के नहीं है। हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह ला करके पिछले 5 साल पहले वो हमारे ऊपर रख दिया जाता है और वो लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर पाए थे। इसलिए मेरे समाज ने, मेरे शहर ने मुझे कहा कि राजकुमार, तुम आगे बढ़िए, तुम इस योग हो और तुम समाज सेवा तो कर ही रहे हो, आपके हाथ में ताकत होगी तो और अच्छे से कार्य होंगे। इसलिए मैं इस क्षेत्र में विधानसभा 61 में नोएडा की तरफ से अपना पर्चा फाइल किया 20 तारीख को। पर्चा फाइल करने के बाद में एक नोटिस दिया उन्होंने मेरे को, जिसे कहते हैं चेक लिस्ट, या ये कहें कि कोर्ट नोटिस है या आपत्ति पत्र है, कुछ भी कहिए आप उसको अपनी भाषा में। वो पत्र मेरे को देने के बाद में उसमें एक 24 तारीख लिखी हुई थी। वो 24 तारीख एक होती है स्क्रूटनी के लिए, और स्क्रूटनी की जो लैंग्वेज है हिंदी में मैं अगर समझूं जितना भी, तो वो यही है कि कोई भी आपत्ति किसी तरह की पर्चे में है, त्रुटि है, तो उसे सुधारने को 24 तारीख आपको दी गई है। तो मैं अपने एफिडेविट में जो उन्होंने कोर्ट नोटिस में लिखा था 5 का 1 और 6 का 1 होता है क्रॉस यानी गलत, एक होता है सही ये वाला टिक। तो मैंने 5 का 1 और 6 का 1 पे टिक नहीं किया था। उन्होंने वो अपने चेक लिस्ट में मेरे को लिया, लिख के दिया। तो मैं पहले से प्रिपेयर होकर 24 तारीख को एक नया एफिडेविट लेके गया कि मैं नया एफिडेविट 24 तारीख को ये दे दूंगा, जिसमें 5 का 1 मैंने टिक किया और 6 का 1 को टिक किया था। जब मैं वहां पर लेकर के गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो कोई वजह बताई उसकी? वजह बताई ना मेरे को, 5 का 1 और 6 का 1। हाँ, तो आपने कहा होगा कि सर जो इशू है आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर दी, क्योंकि हमेशा पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है। अगर कोई गलती है तो रिजेक्शन से पहले आपको बता दिया जाता है, सर इसे ठीक कर दीजिए, हम फिर अप्रूवल कर लेते हैं। तो आपको कह देते आप अप्रूवल कर देते, उन्होंने लिया क्यों नहीं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इस बात को कि लोकतंत्र में हर आदमी को, जनमानस को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का अधिकार है। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग नहीं की, बल्कि ये कहना चाहिए कि नोएडा क्षेत्र से हमारे माननीय पंकज जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने किस तरह से पर्चों को निरस्त किया जाए, ऐसा लग रहा था। आरओ वो काम ज्यादा बखूबी निभा रहे थे। तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि पंकज के खिलाफ जो खतरनाक प्लेयर हो, आसान शब्दों में, उनको हटाया जाए। जी, तो इसके लिए आप शिकायत दर्ज करा सकते थे ऊपर लेवल पे। हाँ, मैंने 24 तारीख को ही डीएम साहब से, यानी कक्ष नंबर 113 के बाहरी डीएम साहब को रोकने की कोशिश की, और मैंने कहा सर मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। उन्होंने मेरे को 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया। बल्कि ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में एफिडेविट, मैंने उनको कहा कि ये मेरा कागज है, राजकुमार नाम है। जैसे उन्होंने कहा राजकुमार, वो मुझे छोड़ के भाग गए। 1 सेकंड भी वो मान नहीं रुके। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने यही प्रोसीडिंग जो है शाम को डीएम साहब के कैंप कार्यालय पर जाकर करने की कोशिश की कि मैं उनको अपनी पीड़ा बता दूं, लेकिन वो कैंप कार्यालय में नहीं मिले। 25 तारीख को सवेरे फिर मैं कलेक्ट्रेट गया, डीएम साहब से मिलने का प्रयास किया। मैं डीएम साहब लोगों से मिलने आए तो मैं बाहर बैठा हुआ था। फिर मैंने वही बात अपनी दोहराई कि आपके आरओ ने और आपने मेरी बात नहीं सुनी है, आप इस पर ध्यान दीजिए ताकि मेरा पर्चा कैंसिल ना हो सके, मैं इस लोकतंत्र के माहौल में अपना चुनाव लड़ सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोकतंत्र नहीं, ये तो बहुत बड़ा दबाव तंत्र था। डीएम साहब सुनने को तैयार नहीं, और बाल में क्या कह रहे थे, आप कोर्ट जा सकते हैं। ये बातें, डीएम हमारे जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके बाद में राज्य का एक सीएम होता है, उससे भी ऊपर कोई होता है तो पीएम होता है, वो पूरे देश को देखता है। लेकिन डीएम का ये शब्द कहना कि मैं नहीं देख सकता, जो आरओ ने कर दिया वो ठीक है और आप कोर्ट जा सकते हैं, तो इसका मतलब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला नहीं, सीधे उन्होंने पंकज के खिलाफ, क्योंकि आपको यहाँ मैं ये भी बताऊंगा, मेरा समाज, यानी मैं जिस समाज से, बेस्ट समाज से आता हूँ, नोएडा के अंदर 1,70,000 वोट हैं मेरे समाज के, और हम कहते हैं 60% काउंटिंग होती है,
वोटिंग होती है। जी। अब आप समझ लीजिए 60% के वोट 1,70,000 में से पड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ उसमें से 50% वोट भी अगर मेरे समाज का मुझे देता है जी। तो कहीं क्षेत्रीय विधायक पंकज साहब मेरे सामने टिक नहीं पा रहे थे, वो हार रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हारने वालों को जी उन्होंने साइड कर दिया। ये मेरी पीड़ा है, और ये मेरी पीड़ा नहीं है मोहित जी, ये शहर की पीड़ा है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना से जो लड़े हैं लगभग 6 लोगों का और टिकट कटा है, जैसे कि हमने जांच नहीं, करी पूरे उत्तर प्रदेश में अब जी। तक 6 आदमियों की शिवसेना के प्रत्याशियों की टिकट काट दी गई। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं तो एक फ्रेशर था, नया था जी, पहली बार चुनाव में जा रहा था, जनता के बीच में जा रहा था अपनी बात को रखने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए। लेकिन हमारे डिवाई से गुड्डू पंडित जी वो पर्चा भरा, उनका पर्चा भी निरस्त कर दिया, जबकि वो बहुत अनुभवी हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार हार चुके हैं, चौथी बार वो तैयारी कर रहे थे शिवसेना से, उनका पर्चा भी इरादे के साथ कैंसिल किया गया। इसे कहते क्यों, ये उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डिवाई से माननीय कल्याण सिंह जी के भांजे चुनाव लड़ रहे थे, वो हारना नहीं चाहिए, वो आदमी, यहाँ पंकज नहीं हारना चाहिए। यानी बीजेपी ने तो कसम खाई हुई थी इस तरह की कि आम आदमी आम चुनाव में चुनाव न लड़े, सिर्फ हम और हम, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं है। परिवार उनका सुखी रहे, सलामत रहे, हमारी कामना है इस तरह की। लेकिन ये बहुत बड़ा रोष है इस बात का, क्रोध है अंदर। मतलब देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की राजनीति चल रही है, ये पूरे भारत में लेके चल रहे हैं। भाजपा सरकार के अंदर सारी सरकारें हैं, मतलब सारी नीतियां, चुनाव आयोग भी उनके अंदर फिर काम कर रही है आपके हिसाब से, जिस तरह आप बता रहे हैं। तो फिर बचा कौन सा, कौन फिर निष्पक्ष कार्य करेगा इस देश में? फिर बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास। मुझे तो नहीं लगता मेरा विकास इन्होंने बहुत किया। तो अब आप, जैसे कि मैं खुद देख पा रहा हूँ कि आप 2002 से पत्रकारिता कर रहे हैं, और सोचिए ऐसे पढ़े लिखे सज्जन इंसान, और ये गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी देखी जा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी में कुछ झूल किया हो या कुछ गलत कोई ऐसी बात हो जो चुनाव आयोग को पता ना हो। सिंपल था टिक, अगर आपको पहले चले जाते, पहले इन्फॉर्मेशन टिक करके वापस फाइल रख देते। पर ये छोटी सी बात को बड़ा कर यानी कि इनडायरेक्टली अगर आपको प्लानिंग कर ली कि सामने वाले को निकालना है तो निकालना है। सोचिए अगर ये टिक ना होता तो कोई और बहाना ढूंढते फिर। हाँ, यही मैं कहने वाला था जी। क्योंकि मेरे अन्य मित्र जो है रिटर्निंग ऑफिसर और जिले के अंदर बहुत सारे जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि राजकुमार जी आपके साथ कोई नया नहीं हो रहा, 400 कॉलम्स होते हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बहुत है। आपको निकालना है तो निकालना है, आपको अगर निकालने का इन्होंने ठान लिया है तो आपको निकाल के ही मानेंगे। तो वो आपके साथ हो रहा है, आप इसको ऐसे मत लीजिए, उसमें मत जाइए, ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए, अपने आप को अकेला मत समझिए। क्योंकि एक और मैं आपको बात बता दूं अच्छी सी, 25 तारीख को मैंने सुबह एक अखबार में खबर पढ़ी कि जिसका एक नामांकन रद्द हुआ था बेचारे का, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और ये पीड़ा मैंने 25 तारीख को खुद अपने आप में महसूस किया है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी गर्दन काट दी और अलग रख दी हो, और उसमें वो बोल नहीं पा रही हो, मेरी सांसें भी रुकी हों, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मौजूदा सरकार जो कहते हैं ना जनहित की सरकार, जन सबकी सरकार, ये बहुत गलत है। लोकतंत्र पर राजनीति तंत्र का जो दबाव है वो बहुत भारी पड़ रहा है। उस दबाव तंत्र के अंदर ये सारा प्रशासन काम कर रहा है, ये बहुत गलत है, ये जनहित में नहीं है। जबकि जनहित में यही होना चाहिए, आम आदमी अपनी बात को रखे। अब पंकज सिंह को कई दिनों से देख भी रहे होंगे, आपकी पहला चुनाव था, तो क्या लगता है पंकज सिंह ने पहले कार्य किए थे जो जनता इतना सपोर्ट करती है आज? अगर पंकज जी बढ़िया से काम करते तो वही जी मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं मैदान में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य भी शैली ऐसी है, वो मिलते हैं जनता से कि नहीं? क्योंकि हमने 2-3 लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा जनता से मिलते तक नहीं हो। क्या ये हकीकत है, सच है, अफवाहें हैं? अफवाहें नहीं है, मैं आपको अवगत करा दूं, अगर कहेंगे मेरे पास में कॉपी रखी हुई है। मैंने पंकज जी के बारे में मोहन भागवत जी, यानी कि हमारे जो संघ के सर्वोपरि होते हैं, उनको एक लेटर लिखा था, माननीय अमित शाह जी को लेटर लिखा था, माननीय जेपी नड्डा जी को मैंने लेटर लिखा था कि ये हमारे क्षेत्र के विधायक है, मोबाइल नहीं रखते, आप उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। कोरोना काल गया है 2 साल के अंदर अंदर, कभी घर में नहीं रहे, लोगों ने उनकी देरी पे जाकर माथा टिक टिक के मर गए, वो घर पे नहीं मिले, कभी जनता के बीच में नहीं आए कभी। अगर वो अच्छे होते, जन लोकप्रिय नेता होते तो आज ये मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, मैं चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जाता। क्यों? मैं भी चाहता हूं
कि एक ऐसा क्षेत्र का प्रतिनिधि हो जो जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाए और जनता की बात को सुने, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा था। तो मतलब कि सब चुनाव के समय में सबको अपना चेहरा दिखाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर कहीं और गायब हो जाते हैं, फिर सालों साल उनके चपरासी या उनके जो जूनियर होते हैं वही काम करते हैं, वो चेहरा नहीं दिखाते। 5 साल पहले का मैं आपको एक स्मरण याद कराता हूँ। पंकज सिंह अचानक हमारे सिर पर लाकर रख दिए गए, तो ये हमने आपत्ति उस दिन भी दर्ज कराई थी जी। उस समय हमारी क्षेत्र की बिमला बाथम होती थी क्षेत्रीय विधायक, उनका टिकट काटा गया, पंकज जी को लाया गया। पंकज जी को लाया गया तो फिर समाज में ये बात होती, शहर से बात होती थी कि हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। उस समय कैप्टन विकास गुप्ता जी को हमने निर्दलीय खड़ा किया था, लेकिन वो किसी वार्ता में आ गए और वार्ता हो गई, बात हमने रख दी, क्योंकि हमें ये भी आश्वासन दिया था, क्योंकि ये विधायक ही नहीं है, इनके पिताजी उस समय होम मिनिस्टर होते थे और नोएडा का कोई भी काम रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि क्षेत्र में तो विधायक है ही है, योगी जी का शासन है ही है, लेकिन केंद्र में भी इनका हमारा कोई काम नहीं रुक पाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सर आखिरी सवाल ये आपसे कि क्या अगर आप सामने वालों को हरा नहीं सकते और इस तरह पर्चा कैंसिल करा के, क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। ये लोकतंत्र की बार बार कहते हैं ना हत्या, मैं हत्या नहीं कहूँगा जय, अगर इससे भी कोई बड़ा शब्द होता तो मैं जरूर कहता। ये लोकतंत्र में ये बहुत गैरवाजिब चीज़ है और ये एक राष्ट्रव्यापी पार्टी को ये शोभा नहीं देता कि ऐसे कार्य किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो राजकुमार जी साहब कह रहे हैं यहाँ पर कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है उन पार्टियों से जिससे हार का खतरा है। पंकज सिंह का जो काम और कार्यशैली है अभी तक नोएडा में वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और तभी उन लोगों को खड़ा होना पड़ता है जो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। आप जमीन स्तर के लोगों का ही पर्चा कैंसिल कर देंगे तो जमीन के स्तर की बात आखिर कौन सुनेगा? जब तो आप तो कार्यालय में रहते नहीं हैं और पता नहीं आप कहाँ चले जाते हैं जीतने के बाद, या फिर आप चुनाव जीतने के लिए अपना चेहरा दिखाते हैं। अब आप लोग अपनी राय जरूर भेजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ।